नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। और महाराष्ट्र राज्य से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसकी चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में कि कल रात से किस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर बड़ी ही चौंकाने वाली खबर सामने आई और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के लिए खतरे की घंटी बजती हुई सामने निकल आ रही है। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर एक वीडियो सामने आ रहा है और घटना भी सामने आ रही है कि 3 साधुओं पर कुछ जिहादी करीबन 200 से अधिक लोगों ने हमले का वीडियो सामने आ रहा है, जिसके चलते उन साधुओं पर भगवा थे उनके ऊपर हमला किया गया। उसके बाद में राज ठाकरे ने सीएम उद्धव ठाकरे को बड़ी चेतावनी दे दी है, जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। क्योंकि एक तरफ महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी भी डगमगा रही है और दूसरी तरफ इस महामारी ने भी कोहराम मचा के रखा है। और तीसरी तरफ कल रात की हुई इस घटना के बाद अब बीजेपी और राज ठाकरे दोनों ही लगातार अब शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। वही राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को लेकर बयान दिया है कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे, जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के पिताजी थे, उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना का भगवा झंडा लहराया था। लेकिन उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ में मिलकर उनका नाम खराब कर दिया। क्योंकि जब अभी हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे 2019 में नवंबर में, उन चुनाव में शिवसेना ने अपनी गठबंधन तोड़ लिया भाजपा पार्टी से, जिसके चलते राज ठाकरे भी नाराज हो गए थे, बीजेपी भी नाराज हो गई। और अब जैसे जैसे मतभेद सामने आ रहे हैं, धीरे धीरे उद्धव ठाकरे के पुराने खंड ताजा होते हुए नजर आ रहे हैं। वही राज ठाकरे ने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे से अगर काम नहीं संभाला जा रहा है तो फिर वो फिर से भाजपा पार्टी से गठबंधन करे और भाजपा की सरकार बनाए। वही राज ठाकरे लगातार चर्चा में भी रह रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले भी उन्होंने तबलीगी की जमात और इन जिहादियों को लेकर भी बड़ा स्टेटमेंट दिया था उद्धव ठाकरे को, जिसके बाद में काफी ज्यादा चर्चा भी रही थी। लेकिन अब उद्धव ठाकरे को एक बार फिर वो बड़ा स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ने भी इस घटना की निंदा की है और उद्धव ठाकरे से कहा कि आप उन लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द बड़ा एक्शन ले। वही एक्शन के चलते उद्धव ठाकरे की कुर्सी को लेकर भी अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी बयान दे दिया है और उनके पास में जो आदेश भेजा गया था वो पिछले 15 से 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई भगत सिंह कोश्यारी ने स्टेटमेंट नहीं दिया, जिससे ऐसा लग रहा है कि इस बार उद्धव ठाकरे की कुर्सी फिर से संकट मंडराने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ऐसे सीएम है जो ना तो विधानसभा के सदस्य है, ना ही विधान परिषद के। वहीं उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो मई के अंदर चुनाव करवा के एक सीट पर जीत हासिल करने के बाद वो अपनी कुर्सी बचा लेंगे, लेकिन अब कुर्सी बचाना साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कल रात एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, जिसके अंदर संजय राउत ने कहा कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी केंद्र सरकार के दबाव में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यपाल को केंद्र सरकार या फिर किसी के दबाव में काम नहीं करना चाहिए और जल्दी उस प्रस्ताव को पारित कर उद्धव ठाकरे को मनोनीत कर देना चाहिए। क्योंकि अजीत पवार के नेतृत्व में हुई उस बैठक के बाद अजीत पवार को भी अब इसका अंदेशा हो चुका है कि उद्धव ठाकरे की कुर्सी डूबती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते अजीत पवार और उनके 15 एमएलए भाजपा पार्टी के संपर्क में बताए जा रहे। तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्धव ठाकरे पर बड़ा एक्शन और कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि जो महाराष्ट्र के अंदर भरवा ब्रांड और भगवा को लेकर जो घटना हुई है उसके ऊपर उद्धव ठाकरे को कतई बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे उद्धव ठाकरे, अन्यथा उन्हें खुद कार्रवाई करनी होगी। क्योंकि आज 20 अप्रैल हो चुका है और 20 अप्रैल के चलते टोल प्लाजे भी खुल चुके हैं और अब लोग अपने राज्यों की सीमाओं पर आने जाने भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी इलाके हैं जो हॉटस्पॉट सील रहेंगे, जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लगातार मरीजों की आंकड़ी बढ़ रही है, जिसके चलते वहाँ पर हॉटस्पॉट सील किया गया और अभी तक खुलने की कोई संभावना भी नहीं बताई जा रही है। वहीं महाराष्ट्र और दिल्ली के सीएम पर कई बड़े सवाल भी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर बांद्रा के अंदर हुई भीड़ इकट्ठा और उससे पहले जो मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं उस पर नियंत्रण भी
नहीं हो रहा है, लगातार ग्राफ धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। तो दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर तबलीगी की जमात निजामुद्दीन मरकज को लेकर भी लगातार जो जमातियों के आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे दिल्ली का भी ग्राफ बढ़ रहा है, जिसके चलते रेसलर बबीता फोगट ने भी एक ट्वीट करके कहा, जिसके बाद में काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी हुई और उनके कुछ समर्थन में और कुछ विरोधी थे जो उनके विरोध में ट्वीट भी किए गए। दूसरा ये भी संभवतः रूबिका लियाकत के भी विरोध में कई सारे ट्वीट सामने आए। वही एनडीटीवी के पत्रकार उनके खिलाफ में भी कई ऐसे बयानबाजी सामने होती हुई नजर आई, जिसके चलते राजस्थान में कई ऐसे बयान भी सामने आए, जिसके बाद में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई भी की। वहीं अब रमजान का महीना भी शुरू होने वाला है, जिसके चलते लोग मुस्लिम समुदाय के लोग एक जगह सामूहिक नमाज अदा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। लेकिन यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने रमजान से पहले ही बड़ा आदेश जारी कर दिया है कि इस बार लोगों को एक जगह रमजान के लिए इकट्ठा नहीं होने देंगे और सोशल डिस्टेंस बना के रखनी है। अगर कोई बड़ी जगह शामिल है तो उस पर या फिर खुले मैदान के अंदर लोगों को दूर दूर बैठाकर सामूहिक नमाज अदा करवानी होगी। लेकिन एक जगह पर जहाँ मस्जिद के अंदर नमाज पहले रमजान के महीने में पढ़ी जाती थी उस प्रकार की रमजान नहीं होगी, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया। तो दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी लगातार इसको लेकर बयानबाजी दे रहे हैं और हर डेली पत्रकारों से मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो भी लगातार बयान दे रहे हैं कि दिल्ली के अंदर हालातों पर जल्द ही काबू पाया जाएगा। लेकिन पीएम मोदी ने 3 मई के जो लॉकडाउन की घोषणा की थी और आज 20 अप्रैल को कुछ ऐसे जिले और राज्य हैं जहां पर अभी तक एक भी मरीज नहीं मिला है, उन पे काफ़ी ज़्यादा छूट दी जा रही है, जिसको टैक्सी से लेकर खाद्य विभाग की दुकानें तक। लेकिन बस, ट्रेनें और हवाई यात्रा पूरी तरह से अभी भी बंद रहेगी, इन पर कोई छूट नहीं दी गई है, क्योंकि 3 मई के बाद में देखा जाएगा कि अगर इनके आंकड़े कम होते हैं तो फिर छूट दी जाएगी। क्योंकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली के अंदर लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इन पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश भी दे चुके हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तबलीगी की जो जमात थी उसके बाद में जो जमाती छिपे हुए थे उन्हें भी हिदायत दी थी कि वो खुद सरेंडर करें, जिसके चलते उन्होंने कई लोगों ने सरेंडर किया था, लेकिन कई लोग छिपे हुए थे मस्जिदों के अंदर। दूसरी तरफ मौलाना साद जो दिल्ली निजामुद्दीन मरकज के जो मास्टरमाइंड थे उनका एक और ऑडियो वायरल हो रही है, क्लिप, जिसके अंदर उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से और दूसरे लोगों से भी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रशासन और चिकित्सा विभाग की आप मदद करें और उन पर हमला नहीं करें, क्योंकि किसी भी बीमारी का हल चिकित्सा विभाग के पास में ही होता है। कोई भी एक जगह इकट्ठा नहीं हो और सोशल डिस्टेंस बना के रखे। वहीं आपको बता दें कि मौलाना साद पिछले 20 दिनों से लापता है और अभी तक सामने नहीं आ रहे, क्योंकि उन्होंने पहले ऑडियो जो वायरल किया था उसके अंदर वो कहते हुए आ रहे थे कि इनके खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है, लोगों को एक जगह नमाज इकट्ठा करने के लिए मस्जिद में इकट्ठे होकर ही नमाज पढ़े। उसके बाद में जब प्रशासन क्राइम ब्रांच ने डंडा चलाया तो मौलाना साद के बयान बदल गए और अब नया पैंतरा अपनाया मौलाना साद ने कि वो सही हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि सेल्फ आइसोलेशन और स्कैनिंग के लिए वो क्वारंटाइन के अंदर गए हुए थे और पिछले 15 दिनों से वो आइसोलेशन के अंदर ही बैठे हुए। लेकिन अब धीरे धीरे मौलाना साद पर जब प्रशासन शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है तो मौलाना साद अपने अलग अलग बयान दे रहे हैं। वहीं मौलाना साद के एक करीबी ने कई बड़े खुलासे किए इस मरकज को लेकर। वहीं निजामुद्दीन मरकज जो मस्जिद बनी हुई थी उस पर जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है और उनके हर एक कमरे और उनके घरों की भी तलाशी ली जा रही है। वहीं मौलाना साद के जो करीबी थे उन्होंने कई बड़े खुलासे ये भी किए कि मौलाना साद से मिलने आने वाले विदेशी जो मौलाना और जो मुस्लिम धर्मगुरु से उनकी बैठक घर के अंदर ही की जाती थी और घर के अंदर ही उनकी एक सुरंग बनी हुई है जिसके जरिए वो उस रूम तक पहुंचते थे और वहां पर उनकी गुप्त बैठकें होती थी। उसके बाद में वो निर्णय लिए जाते थे। लेकिन तबलीगी की जमात और निजामुद्दीन मरकज के चलते जो बड़ी साजिश रची गई थी उसके बाद में लगातार अब बयानबाजी होती हुई नजर आ रही है और हर एक राज्य का प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। वहीं योगी आदित्यनाथ के जिस प्रकार एक्शन देखे जा रहे हैं उसके बाद में कहीं न कहीं ऐसा
लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर अब एक भी मरीज को सामने नहीं आने देंगे, क्योंकि गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर अभी तक एक भी मरीज नहीं मिला है। वहां पर खुली तरह से लोग भी घूम रहे हैं और लॉकडाउन भी नहीं लगाया गया है, क्योंकि अभी तक वहां पर एक भी मरीज नहीं मिला है। और अब धीरे धीरे महाराष्ट्र के अंदर कुर्सी डगमगाने लग चुकी है उद्धव ठाकरे की, जो कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं अपने सीएम पद से, क्योंकि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि वो उद्धव ठाकरे को मनोनीत नहीं करेंगे। जिससे बौखलाए संजय राउत ने जो बड़ा बयान दिया था, उसके बाद में अजीत पवार ने भी लताड़ा गया और राहुल गांधी और सोनिया गांधी, शरद पवार भी अब धीरे धीरे उन्हें भी चिंता लगनी शुरू हो चुकी है कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर बड़ा झटका दिया गया था कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ की सरकार को, उसी प्रकार अब शिवसेना भी झटका देगी एनसीपी और कांग्रेस दोनों को, क्योंकि लगातार जो मतभेदनाएं सामने आ रही है उसके चलते उद्धव ठाकरे काफी ज्यादा चर्चित होते हुए जा रहे हैं और उनका अब इस्तीफा मंजूर होता हुआ भी लग रहा है। क्योंकि उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं अब इसकी चिंता और तेज हो चुकी है कि अगर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उन्हें मनोनीत नहीं करेंगे तो उन्हें अपने सीएम पद से और कैबिनेट जो बनी हुई है मंत्रालय, उस सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना होगा। इस्तीफे के बाद में अगर शिवसेना फिर से बहुमत साबित कर सीएम पद की शपथ ले लेते हैं और भाजपा पार्टी के चुंगल में कोई भी विधायक नहीं आता है, तो फिर राज्यपाल उनको शपथ दिलाएंगे और उनकी कुर्सी 6 महीने के लिए और आगे सरक जाएगी, जिसके बाद में वो कभी भी चुनाव करवा कर सीट हासिल करेंगे और 5 सालों के सीएम पद पर रह सकते हैं। लेकिन भाजपा पार्टी के देवेंद्र फडणवीस का जो बयान सामने आया था, उनमें साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि ऑपरेशन अरुणा चालू हो चुका है, जिसके अंदर करीबन 60 से 62 एमएलए भाजपा पार्टी के संपर्क में है, जो कभी भी उद्धव ठाकरे, एनसीपी, कांग्रेस जो मां अखाड़ी की सरकार बनी हुई है उनको तगड़ा झटका देंगे और जो बड़ी झटके वाली भी बात होगी। वहीं आज 20 अप्रैल हो चुका है और 20 अप्रैल के चलते ऑपरेशन अरुणा भी काफी ज्यादा चर्चित में होना शुरू हो चुका है। वही आप जुड़े रहे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर जय हिंद जरूर लिखें, ताकि आने वाले हर अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।